यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बात करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चौथा प्रॉपर्टी है, मतलब कि विशेषता है। अम्ल तथा भस्म के गुण के बारे में बात कर रहे थे पहले। अम्ल स्वाद में खट्टा तथा भस्म स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। कुछ अम्ल का नाम है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HCH3, COOH। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये भस्म है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Na से सोडियम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ठीक है। इसको 2 नहीं बोलेंगे हम लोग, ऐसे ट्वाइस बोलते हैं, बट चलो 2 बोल के याद कर सकते हो। तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, 3 गो अम्ल कम से कम, 3 भस्म आपको याद होना चाहिए। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे इसी बेस पे हम आपको कुछ बात बताए थे कि कुछ पदार्थ होता है जिसमें अम्ल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण उसका स्वाद खट्टा लगता है। जैसे नींबू और संतरा आपको खट्टा लगता है, राइट, तो उसमें क्या होगा, अम्ल होगा। तो सिट्रिक अम्ल होता है, ये याद रखना है, ठीक है, कि अम्ल और संतरा में स से संतरा, स से सिट्रिक, ऐसे याद रखिएगा। संतरा का ही छोटा भाई नींबू होता है, ठीक है। सेब, सेब में मैलिक अम्ल होता है। इमली, इमली जो है वो आपको उस दिन बताए थे, याद होगा। तो टार्टरिक अम्ल होता है, कोई दिक्कत, चलिए अच्छी बात है। सिरका, सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल होता है, जो अभी हम बताए थे ये वाला। दही, दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, ये तो कभी नहीं भूलिएगा हमको लगता है जहां तक, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। किसी को कोई डाउट है, नहीं भुला है सब। अमाशय रस, आपको याद है अमाशय रस कहाँ होता है, पेट में। हाँ, अमाशय है, उसमें जो रस होता है उसको अमाशय रस या जठर रस भी कहा जाता है, और उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें श्लेष्मा या म्यूकस होता है, ठीक है, पेप्सिनोजेन होता है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, या बोल सकते हो प्रभावी रूप से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलता है, ठीक है। चाय, चाय में टैनिक अम्ल होता है, ठीक है, खट्टा पूरा नहीं लगता है बट थोड़ा सा होता है। लाल चींटी, ठीक है, ये खा के नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, खाना नहीं, बेचारा का जान ले लोगे का। दो में बात किए थे कि विषैले एवं त्रिमनाशक अम्ल होते हैं। कुछ अम्ल विषैले होते हैं, जैसे कार्बोलिक अम्ल जो है, जिसको फिनॉल के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, जिसे बाथरूम उथरूम में देखते हो, कभी कभी देखे होगे, ठीक है। गोल गोल करके छोटा छोटा रहता है, कभी ऐसा नहीं देखे हो, अभी आसपास में, यहाँ गांव में नहीं रखता लोग, लेकिन शहर में रखता है। उससे क्या होगा कि महकेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आप कभी कपड़ा में, ठीक है, फिनॉल रख के, गोली वाला फिनॉल, फिनॉल 2 टाइप का आता है ना, एक लिक्विड में आता है, एक ठोस करके आता है। तो कपड़ा में हम लोग उसको चपोत करके, ठीक है, मोड़ करके अलमारी में डालते हैं, इससे कपड़ा नहीं महकेगा, ठीक है। तो ये बात हम आपको बता दिए। ये मतलब कि होता है, अब तुम पी लोगे तब दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसे रखने में, यूज करने में क्या दिक्कत। कुछ अम्ल संक्षारक व हानिकारक होते हैं। संक्षारक मतलब क्या होता है कि तो जो चीज ना कम करेगा कोई चीज का, उसका गुण कम कर देगा, उसका विशेषता कम कर देगा। हानिकारक होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसको मोटर गाड़ी की बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ सकते हो। नाइट्रिक अम्ल जो है, ये अनेक प्रकार के खाद्य बनाने में, विस्फोटक बनाने में यूज किया जाता है, तो ये भी क्या है, विषैला, मतलब कि हानिकारक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये हम लोग के लिए बड़ा उपयोगी है, खाना पचाने का काम करता है, लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो हम लोग को भी नुकसान पहुंचाता है। कहते हैं ना कि हद से भी ज्यादा कोई चीज अगर गुजर जाए, बढ़ जाए, तो दिक्कत हो जाता है, वही वाला बात। पेट में अम्लीयता उत्पन्न कर देता है, जिससे हम लोग को गैस बन जाता है और पेट दर्द करने लगता है। टूथपेस्ट में क्या होता है बाबू रे, क्षार होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे मुंह में जो अम्ल बनता है और टूथपेस्ट में क्षार होता है, अम्ल क्षार का विक्रिया होकर लवण और जल बन जाता है, जिससे हम लोग का मुंह फ्रेश हो जाता है। और याद नहीं रहे तो याद रखिएगा, हम लोग नीम के दतमन से कभी कभी दातुन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कड़वा रहता है उसका, तो क्षार है, जाहिर सी बात है। तो टूथपेस्ट में भस्म यानी क्षार होता है, जो बता दिए। तीसरा नंबर, अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन, ये बताए थे। आप लिटमस पत्र ले लीजिएगा, उस पर अम्ल डालिएगा, लेकिन लिटमस पत्र अगर देखा जाए मेनली 2 टाइप का आता है, ठीक है, 2 टाइप का नहीं, 2 रंग का आता है। एक हो जाएगा नीला, नीला अंबर, आपको याद कराए थे, अंबर नीला, अम्ल, असे अंबर, असे अम्ल, नीला, अला, लाल, तो नीला से लाल कर देगा। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा,
लाल कर देगा तो जाहिर सी बात है भस्म जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ये बात आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ सूचक के बारे में बता दिया गया था कि कौन कौन होता है। जैसे आपको सबसे पहले तो लिटमस पत्र ही ले लिए थे, फिर मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथलीन, हल्दी, चुकंदर, गोभी का पत्ता, ये सब जो है एक सूचक के रूप में कार्य करता है, जो कि आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे चौथा जो गुण है अम्ल और भस्म का, वो क्या है? तो बोला जा रहा है कि अम्ल और भस्म जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, मतलब सॉरी बनाता बोल सकते हो लवण और H2 गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, मेनली ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया करने पर लिख देते हैं, अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन बनता है, लवण भी बनता है, बट ये मेनली आपको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस जिसको हम लोग किससे संकेत करते हैं बताओ, ठीक है, इससे मुक्त होती है, मुक्त होती है, ठीक है, मुक्त होती है। आपको यहाँ पे एक बात बताते हैं, ठीक है, कुछ अम्ल का नाम आपको जो पहले से भी याद होगा, अम्ल तथा भस्म नहीं, अम्ल, अब देखो यहाँ लिखा हुआ अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया, तो एक बार अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करा के देखते हैं, फिर भस्म का धातु के साथ अभिक्रिया करा के देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो लिखेंगे समीकरण वो याद रखो ना रखो, ये याद जरूर रखना कि अम्ल और भस्म जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या मुक्त करता है, क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस मुक्त होता है। तो अम्ल जब धातु के साथ, ठीक है, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे चलो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एक मान लीजिए हम ले लिए Fe क्या है, फेरस यानी आयरन, Fe जो है वो क्या है, फेरस है यानी आयरन है, आयरन समझते हो ना, धातु लोहा जिसको बोलते हैं। अब उसको हम अम्ल के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कराए, ठीक है। अच्छा ये 2 3 जो लिखाता है ना वो एक्चुअली संतुलित करने के लिए लिखाता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा, क्योंकि देखो रियल में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो Fe से कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन जो है वो Fe से मतलब आयरन से कम क्रियाशील है। तो ये घूम रहा है इसके जोरे, बोले रे तू हमरा से कम है, भाग यहाँ से, इसको भगा देगा और ये अपने इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा FeCl2। अब ये बेचारा हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, है ना, हाइड्रोजन क्या हुआ, इसको तो हटा दिया ना। तो वही वाला बात है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, अहम वफा करके भी तन्हा रह गए, बेचारा तन्हा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मुक्त हो गया है। अब ये ऊपर का तीर क्यों दे देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, ऊपर उड़ रहा है इसलिए, ठीक है, ज्यादा नहीं उड़ाना है बेचारे को। अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम एक और धातु ले लेते हैं और दूसरा कोई अम्ल ले लेते हैं, ठीक है, Zn क्या है, जिंक, Zn क्या है बाबू रे, जिंक है। और एक धातु का नाम सुने होंगे आप लोग, H2SO4, बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अच्छा बताओ तो हाइड्रोजन जिंक से कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम है, जिंक ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को फिर से हटा देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को फिर से हटा देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Zn, इसके साथ आ जाएगा SO4 के साथ, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बेचारा यहाँ से निकल गया। तो ये तो हम आपको बता दिए कि ये धातु है और ये अम्ल है, तो धातु और अम्ल अभिक्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। सेम टू सेम हम आपको भस्म के साथ भी बात कर लेते हैं, ठीक है, अम्ल का बता दिए, अब यहाँ पे भस्म ले लेते हैं और साथ में धातु ले लेते हैं। अब तुम ये नहीं कि पहले कौन लिखे, पहले इसको लिखे कि पहले इसको लिखे, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले किसी को लिखे। यहाँ पे हम भस्म ले लेते हैं, ठीक है,
और उसको धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। भस्म ले लेते हैं, उसको क्या करेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्लियर है ये बात? चलो देखो, एक भस्म है, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक भस्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले चलो आप बोलते हैं तो एक धातु ही ले लेता हूं, Zn, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, NaOH। ये अब जाहिर सी बात है ये धातु है, ठीक है, कैसे होगा बताते हैं। धातु जो है ना, उसमें ध से धातु, ध से धनात्मक, ऐसे याद रखना, इसमें धनात्मक प्रवृत्ति होता है। धातु में क्या होता है, धनात्मक प्रवृत्ति होता है। बाबू रुक जा थोड़ा देर, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। धातु में धनात्मक प्रवृत्ति होता है, मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है। धनी है, ध से धातु, ध से धनी, देने वाला है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे देता है और प्लस उस पे चार्ज आ जाता है, मतलब ये धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। अब ये टूटेगा कैसे, Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, तो जाहिर सी बात है कि Zn किसके साथ आएगा, OH के साथ आएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। बट ऐसे रियल में क्या होता है ना, O भी इसके साथ आ जाता है, O भी इसके साथ आ जाता है। ये चीज आपको कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई समीकरण में याद रखना पड़ता है कि ये समीकरण में ये हुआ था, याद करना है। तो यहां हो जाएगा Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो एक और ले लेता हूं मैं, यहाँ पे मान लीजिए 6 NaOH लिया हुआ है, एल्युमिनियम ले लिए, एल्युमिनियम भी धातु होता है, और यहाँ पे 6 NaOH ले लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Al2, ठीक है, Al2ONa 2Al, सॉरी 2Al ONa3, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। हाँ चलो, उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगा, ठीक है, मतलब निकलेगा। हाइड्रोजन गैस कितना निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3H2, ठीक है, ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये धातु है, ये क्या है बताइए, ये धातु है, ये क्या है, NaOH क्या है, भस्म है। तो धातु और भस्म के साथ अभिक्रिया हो रहा था, क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखो ये क्या है, Fe धातु है, यानी आयरन होता है, और HCl क्या है, अम्ल। तो अम्ल के साथ किसका अभिक्रिया हो रहा है, धातु का, क्या निकल रहा है, H2। ऐसे लवण बन रहा है साथ में, लेकिन आपको इतना याद रखना है बस। क्लियर है ये बात? चलो इसको नोट करो। चलिए देखिए, यहां पे आपको एक बात बताने वाले हैं, और सुनाओ एक बात आपको, ठीक है। धातु की क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता समझिएगा। धातु की क्रियाशीलता में आपको यहाँ पे एक सीरीज याद रखना होता है, ठीक है। वो याद कैसे होगा वो भी हम बताएंगे, याद करोगे तो याद हो जाएगा, 4 बार 5 बार में याद हो जाता है। यहाँ पे देखो, ध्यान से लिखना नहीं, ध्यान देना है, ठीक है। के बा का ना मग अल मन जन कर फे को नी सन पब एच सी एस च, ठीक है, चप्पा, ये हो गया। सी एस से च ए चा अप्पा, चप्पा, ऐसे। के बा काना मगल मंजन कर फेकोनी सनपब ए चापा, हम लिख देंगे, घबराइएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें देखो, यहाँ पे ऊपर यू लिख दो, नीचे भी यू लिख दो, ठीक है। ये भी यहाँ पे जी जी लिख दो, जी जी, और ABCD में पहले डी आता है, बाद में टी आता है, तो एगो डी लिख दो, एगो टी लिख दो, ठीक है।
तो यहाँ पे टी हो जाएगा। अब इसमें जो जो जरूरी वाला है उसका नाम भी हम आपको हिंदी में बता देते हैं, ठीक है, जो कि आपको यूज होगा। उसका नाम यहाँ पे देखो, जैसे मतलब पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया। ये आपको कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद ये तो सोडियम है, जानते ही हैं, ठीक है, फिर भी लिख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद मैग्नीज के बारे में बात नहीं जाता है, जिंक। इसको जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। जिंक को क्या कहा जाता है? जस्ता। जैसे जिंक, जैसे जस्ता, देखिए इसे याद रखना। ये आयरन है, आयरन को यहाँ पे फेरस भी कहा जाता है और लोहा भी कहा जाता है, तो ये लोहा हो जाएगा। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट। निकेल का जरूरत नहीं है, ये एसएन से टीन होता है, ठीक है, टीन होता है। पीबी से लेड होता है, लेड। एच तो जानते हैं हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये कॉपर है। Hg को मरकरी या पारा कहते हैं, ये याद रखना है नाम, क्योंकि ये सब यूज होगा। Ag चांदी, Ag क्या हुआ? चांदी, या इसको सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक है, सिल्वर भी कहा जाता है। कैडमियम का जरूरत नहीं है। और Au, ये ध्यान रखना है, इसको सोना या गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, सोना या गोल्ड भी कहा जाता है। क्लियर है ये बात? इतना नाम याद रखना है। ये हम सीरीज में क्यों लिखे हैं? क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है, ठीक है, क्रियाशीलता क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, क्रियाशीलता में हर्षिकार होगा या दीर्घिकार होगा? दीर्घिकार होगा। ऊपर हम लिख दिए तो ठीक कर लेना, ठीक है, क्रियाशीलता बढ़ेगा, ठीक है, क्रियाशीलता क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम अभी समझा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रियाशीलता बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है, बताइए कि अगर हम यहाँ पे पिछल का याद कीजिए, ठीक है, क्या लिए थे? जेडन लिए थे, एफ लिए थे, चलो एफ लिए थे ना। किसको हटा दिया था? हाइड्रोजन को हटा दिया था। तो हाइड्रोजन से ऊपर है ये, इसलिए हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील ये हुआ, ठीक। हाइड्रोजन से एक जेडन लिए थे, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा दिया था, खुद आ गया था उसके जगह पे। अच्छा बताओ तो एफी और जेडन में ज्यादा क्रियाशील कौन है? जेडन। सबसे ज्यादा क्रियाशील यहाँ पे पोटेशियम होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है। और जितना भी लिखा हुआ है धातु है, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के, जितना भी लिखा हुआ है सब क्या है? धातु है, हाइड्रोजन को छोड़ के। अब चलो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां से केबा, केबा एक जगह से लिखा हुआ है, तो एक जगह हम यहां से यहां लाइन खींच देते हैं, केबा, काना, ठीक है, मगल, मंजन, कर, ये अकेले है, ठीक है, कर, फेकोनी, तीनों एक साथ, सनपब, एच, ये पूरा का पूरा चापा, यहां तक, ठीक है। तो अलग लिख दे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे तो घसपस हो जाएगा, अलग लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ट्रिक है एक तरह से ये, के बा कान्हा, कान्हा जी नहीं होते हैं, कान्हा, कान्हा, के बा कान्हा, मगल, मंगल से याद रख सकते हो या मगल खाली बोल सकते हो, मगल, मंजन, कर, फेकोनी, फेकोनी, सनपब, एच चापा, सनपब, एच चापा, चप्पा,
ऐसे करके याद रख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? चलिए देखें, अब मैं ये भी बता दिए कि ज्यादा क्रियाशील कौन है, याद कैसे किया जाएगा ये भी बता दिया गया है। अब हम एक नोट लिखना चाहते हैं, ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट। नोट समझिएगा यहाँ पे क्या है। आप लोग जानते होंगे धातु, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड मतलब क्या, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु का कार्बोनेट सुने होंगे, धातु का हाइड्रोक्साइड सुने होंगे, है ना। हम क्लियर सब बता देंगे कि कौन रहेगा तो कब उसको क्या बोलिएगा, पहचानिएगा कैसे वो भी बता देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम धातु लिख दिए, ठीक है, धातु, धातु का ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ल रहेगा, ठीक है, ऑक्साइड कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ल रहेगा, तो इसको बोलेंगे धातु का ऑक्साइड, ठीक है, धातु का ऑक्साइड रहेगा तो क्या होगा। उसके बाद धातु का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड, इसमें OH जुड़ल रहेगा, ठीक है, लास्ट में क्या जुड़ल रहेगा, OH जुड़ल रहेगा, ठीक है। धातु का कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट, तो धातु का कार्बोनेट को वहां पे CO3 लास्ट में जुड़ल रहेगा। धातु का बाइकार्बोनेट, तो धातु लिखा गया सॉरी, यहाँ पे खाली बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट उसमें HCO3 रहे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो धा से धातु, ठीक है, धातु का कार्बोनेट होता है, धातु का बाइकार्बोनेट, धातु का ऑक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड, वो सब क्या होता है, भास्मिक या क्षारीय होता है। ये सब क्या होता है, भास्मिक या क्षारीय होता है, ठीक है, भास्मिक या क्षारीय होता है, ठीक है, भास्मिक या क्षारीय होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात बता देते हैं जो कि आपको पहले से भी याद है, बताओ तो इसमें धातु कौन है, एक धातु का नाम हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिख रहे हैं, Na क्या है, धातु है, क्या धातु है, धातु है ना, Na क्या है, धातु है। अभी हम बताए ना इसमें जितना भी है सब धातु है, बताओ तो इसमें है Na, ठीक, तो Na धातु है, और इसका ये हाइड्रोक्साइड हुआ, OH हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें हम याद कराने के लिए बोले थे कि याद करना है, भस्म में, यानी भास्मिक हुआ, ये भस्म है एक्चुअली, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम, ये भी धातु है, इसका हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं ये भी। लेकिन इसमें ना एक चीज आपको बड़ा नोटिस करके लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है, कि इसका कुछ जो होता है, ठीक है, कुछ धातु के ऑक्साइड द्विधर्मी होते हैं, ठीक है, द्विधर्मी मतलब उसमें दोनों गुण आ जाता है। जैसे कोई लड़का नहीं है जिसमें दोनों गुण आ जाता है, लड़का भी है, लड़की जैसा भी चलेगा, ठीक है, मतलब लड़की भी वैसे नहीं चलती, हम नॉर्मल लड़की को भी चलते देखे हैं, राइट, लेकिन वो ज्यादा मतलब क्या है यार, थोड़ा सा चलो मान लेते हैं भगवान की गलती के कारण कुछ हो गया, ठीक है, हार्मोन रिलीज होने लगा, मतलब ज्यादा, फिर चलो उसका अपना अपना मर्जी है, खैर सबका अपना जिंदगी है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विधर्मी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विधर्मी बोलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन इसमें द्विधर्मी है, ठीक है, जिसमें अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है। तो ये इस पे क्वेश्चन आता है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं बाबू रे, द्विधर्मी होते हैं। ऑक्साइड में अम्लीय व क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं, जिसे द्विधर्मी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, द्विधर्मी कहा जाता है, मतलब उसमें दोनों धर्म है, द्विधर्मी कहा जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन में बहुत आ जाता है,
जैसे में यहाँ पे द्विधर्मी कौन कौन हो जाएगा, तो एक आ जाएगा आपका Al2O3। बताओ एल क्या है, धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो धातु का ऑक्साइड हुआ। और धातु के ऑक्साइड ये जो है वो द्विधर्मी है, मतलब ये अम्लीय गुण भी रिप्रेजेंट करता है और क्षारीय यानी भास्मिक गुण भी रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ पे ZnO भी कभी कभी मिलता है ऐसे, ठीक है, ZnO भी मिल जाएगा, PbO भी मिल जाएगा, है ना, और SiO2 भी होता है। नहीं SiO2 पता नहीं इसमें इट इज, चलो इतना ही लिखो। ये दोनों पे क्वेश्चन आता है, Al2O3 और ZnO पे, Al2O3 और ZnO पे आएगा। तो ये क्या है, इसमें अम्लीय गुण भी और क्षारीय गुण भी है, इसमें भी अम्लीय गुण और क्षारीय गुण है। अब अधातु, अधातु का जैसे ऑक्साइड यहाँ पे लिखे ना अभी, धातु का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, धातु का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, क्षारीय है। तो अ से अधातु, अ से अम्लीय, अम्ल का ऑक्साइड, अम्ल का हाइड्रोक्साइड, अम्ल का कार्बोनेट, अम्ल का बाइकार्बोनेट, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। अ से अधातु, अ से अम्लीय, तो वो क्लियर हुआ था, ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्षारीय होता है। चलो इतना लिखो, इसमें थोड़ा सा बच गया जो हम अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है।